हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने भर्ती परीक्षाओं के लिए एक नई एजेंसी का गठन किया है, एनआरए। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एनआरए क्या है, सीईटी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगी, किस किस लेवल की एग्ज़ाम करवाएगा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एलिजिबल होंगी, कौन कौन सी एजेंसी के एग्ज़ाम करवाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो इसे ऐसे अपलोड करता हूँ आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एनआरए जो था, तो एनआरए को इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो इसको जो भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 अगस्त को उसको मंजूरी प्रदान की हुई है, ठीक है, और 21 अगस्त को उसको पारित कर दिया है। इसके ज़रिए जो एनईटी जो होगा, जो एनआरए जो होगा, इसके जो सबसे पहले जो बात फर्स्ट टाइम की गई थी वो 2020 का जो बजट पेश होता, आम बजट जब पेश होता है उसमें इसके बारे में बात की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले इस बजट को पेश किया था। तो ये क्वेश्चन आपके पास बनता है कि एनआरए का जो बजट जो था, एनआरए जो था वो किस बजट में या कहाँ पर इसकी सबसे पहले बात हुई थी या किस बजट के तहत हुआ था। तो 2020-21 के बजट में इसकी सबसे पहले बात हुई थी और किसके द्वारा इसको पेश किया गया था। तो अपना जो हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, ठीक है, तो इनके द्वारा इसको पेश किया गया था। जो एनआरए जो होगा वो एक सीईटी टेस्ट करवाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। क्या होगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। कॉमन जैसे कि आप सब लोग सब शब्द से ही पता चल रहा, कॉमन मतलब जो आपके पास कहाँ के लिए कॉमन होगा, किस चीज़ के लिए आगे आपके पास बताऊंगा कि आरआरबी जैसा है, आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया और आईबीपीएस। अभी 3 एजेंसियों के लिए ये पेपर करवाएगा और एक पेपर, ये सबके लिए एक ही पेपर होगा। क्योंकि अभी देखिए आप, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में होता है कि आरआरबी अगर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अगर अपना कोई भी पोस्ट के लिए फॉर्म निकालता है तो ये अपना टेस्ट अलग करवाता है, ठीक है। एसएससी अपना टेस्ट अलग करवाता है। आईबीपीएस तो ऑलरेडी है कि प्रति 3 महीने 4 महीने में इसकी पोस्ट आ जाती है, तो ये भी अपना टेस्ट क्या होता है, अलग अलग करवाते हैं। तो अब क्या होगा, इन सबके लिए एक टेस्ट होगा, एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा, एक ही टेस्ट होगा, वो सिर्फ प्रीलिम्स वाला होगा। कौन सा होगा? प्रीलिम्स होगा। मेंस जो अभी तक करवा रही हैं जो संस्था, यानी कि जो आईबीपीएस जो होगा बैंक का जो करवाएगी, मेंस जो होगा आईबीपीएस जो होगा वो आईबीपीएस ही कराएगा मेंस। एसएससी का मेंस जो होगा वो एसएससी ही कराएगा और आरआरबी का मेंस जो होगा वो आरआरबी ही करवाएगा। तो सिर्फ ये प्रीलिम्स के लिए अभी स्टार्ट किया गया है। बाद में भी इसके लिए, आगे भी इसके लिए कोशिश की जाएगी कि आगे भी इसके लिए है। डेफिनेटली इसमें मेंस को भी लाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल प्री से ही स्टार्ट किया गया है। तो जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये किस किस के लिए? फॉर द ऑल नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ग्रुप सी, ग्रुप डी, नॉन टेक्निकल पोस्ट। तो ये सभी नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए है। अब गेजेटेड ऑफिसर्स क्या होते हैं और नॉन गेजेटेड क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक, आपको बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ईजी वे में समझाने जा रहा हूँ। तो इसमें गेजेटेड ऑफिसर मतलब होता है कि जो ऑफिसर जिनके पास क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप कभी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाते हैं ना, तो जिनके पास डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करने की पावर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ये वो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, ठीक है। और जैसे कि 2014 के बाद तो सेल्फ अटेस्टेड हो गया है। तो जो भी जो ऑफिसर्स होते हैं जिनके पास अटेस्टेड करने की पावर होती है, वेरीफाई करने के, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की पावर होती है, उनको गेजेटेड ऑफिसर बोलते हैं। तो ग्रुप ए के जितने भी, तो ग्रुप ए में हमारे क्या होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं। तो ग्रुप ए के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, ठीक है। जबकि ग्रुप बी में जो हमारा होता है, ग्रुप बी में गेजेटेड और नॉन गेजेटेड दोनों ऑफिसर्स आते हैं, दोनों टाइप के ऑफिसर्स आते हैं। जबकि ग्रुप सी और डी में नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स ही आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये अभी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये सिर्फ नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए ही स्टार्ट किया गया है। गेजेटेड ऑफिसर में बाद में यूपीएससी वगैरह भी इसके अंडर लाया जा सकता है, यूपीएससी पीसीएस लाया जा सकता है, स्टेट पीसीएस, लेकिन अभी फिलहाल ये सिर्फ क्या है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए है, ठीक है। और इसका जो एम, मेन तौर पे जो इसका एम है, स्टॉप द मल्टीपल टेस्ट। जो मल्टीपल टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आरआरबी अगर कोई फॉर्म निकालता तो आरआरबी अपने के लिए, जैसे आरआरबी के लिए कोई पोस्ट निकल रही है तो वो अपना प्रीलिम्स एग्जाम अलग करवाता है। एसएससी का अगर कोई फॉर्म निकलता वो अलग करवाता है और आईबीपीएस का जो फॉर्म निकलता तो वो अपना एग्जाम अलग करवाता है। तो अब ये चीज़ें नहीं होंगी, तीनों अपना अलग अलग एग्जाम नहीं करेंगे, बल्कि एक टेस्ट होगा। सिंपल सा है कि एक टेस्ट होगा, मल्टीपल टेस्ट नहीं होंगे, एक टेस्ट होगा सभी एजेंसियों के लिए, ठीक है। यानी कि जो आरआरबी है,
एसएससी और आईबीपीएस सबके लिए एक ही टेस्ट होगा, और उस प्री टेस्ट में जो भी आपके मार्क्स आएगी वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। आप बाद में इसको दे सकते हैं, कितनी भी बार दे सकते हैं। जो भी डिफरेंट पोस्ट के लिए, जो वेरियस पोस्ट के लिए आपके पास मल्टीपल टेस्ट होते हैं, वो अब यहाँ पे बंद कर दिए जाएंगे। बेस्ट जो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे है एग्ज़ाम में, तो उसको एक अच्छा यहाँ पे पक्षपात ना हो और पारदर्शिता यहाँ पे मिले एग्ज़ाम में, तो इस चीज़ के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम जो है ये 3 लेवल में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो 3 लेवल में कौन कौन से होंगे? ग्रेजुएशन लेवल होगा, 12th लेवल होगा और 10th लेवल हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेन जो, जैसे अब मान लीजिए आपके पास ये है, आपके पास ग्रेजुएशन है, ठीक है। ग्रेजुएशन आपने क्या, आपने बैंक का फॉर्म भरा, ठीक है, बैंक का यानी कि आईबीपीएस का, सीधी सी बात है, इंस्टीट्यूट बैंक ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस का आपने फॉर्म भरा, आपने यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। मान लीजिए प्रीलिम्स क्वालिफाई इस बार नहीं हुआ आपका, आपके मार्क्स यहाँ पे 110 आपके मार्क्स है, लेकिन आपका प्रीलिम्स कट ऑफ में आप नहीं आए हैं, तो जो ये मार्क्स आपकी होंगी ये आपके अगले 3 साल तक वैलिड रहेंगी। मतलब आप दोबारा, आपको ये प्री नहीं देना पड़ेगा, बल्कि अगर आप जब नेक्स्ट टाइम जब कट ऑफ 110 के आसपास होगी तो आपको उससे डायरेक्टली मेंस के लिए बुलाया जाएगा, तब आपको बार बार नहीं देना पड़ेगा। तो कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने 1 साल इसके लिए तैयारी की, बैंकिंग के लिए, आईबीपीएस के लिए तैयारी की, लेकिन आप कुछ कारणों से आपका इस टाइम परफॉर्मेंस 110 ही रहा, ठीक है, मार्क्स आपकी 110 ही आई, कट ऑफ में आपके मार्क्स नहीं आ पाए, तो आपको ये मार्क्स जो होंगे ये 3 साल तक वैलिड रहेंगे। मतलब आपको दोबारा से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा कि आपको फिर, जैसे होता कि अभी प्रेजेंट टाइम होता है ना कि आप फिर दोबारा फॉर्म आएगा फिर आप प्री देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। फिर अगर आपके पास नेक्स्ट टाइम अगर फॉर्म आता है, जैसे 2 साल में, देखिए जैसे कि आपके पास है कि साल भर में 2 बार होगा, पहली बार आपने एग्जाम दिया 110 मार्क्स आपके, अब बाई चांस दूसरी बार ये साल में एग्जाम हुआ और यहाँ पे कट ऑफ 105 गई, तो आपकी मार्क्स यहाँ पे ऑलरेडी 110 थी, 105 कट ऑफ गई हुई है, तो आप यानी कि इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात, या 110 कट ऑफ गई, कोई भी हम हो सकता है, तो यानी कि आपके पास कट ऑफ के अगर आपके मार्क्स फुलफिल है, एलिजिबल आपके कट ऑफ के लिए आपके मार्क्स, तो आपको फिर प्री नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट आप मेंस देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको मल्टीपल टाइम ऑफ एग्जाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने उतने पे बैठ गई। जैसे कि आज के टाइम पे कंपटीशन है, अगर इस बार 110 आप लेके आए हैं, इसमें आपका नंबर नहीं है, तो आप दूसरी बार, जैसे 2 साल में 2 बार ही एग्जाम होंगे, ठीक है, सीईटी जो होगा वो साल में 2 बार होगा, 2 बार होगा, तो अभी 110 आपके मार्क्स आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए भी दे सकते हैं। अब अगली बार आपने 115 दे दिए, 115 मार्क्स आपकी आ गई, तो आपके नेक्स्ट ये वाली मार्क्स नहीं बल्कि ये वाली मार्क्स वैलिड होंगी। अब बाई चांस आपकी इससे कम नंबर आए हैं, 95 या 100 मार्क्स आपके, अब जैसे कि हम लेके चलें 100 मार्क्स आपकी दूसरे टेस्ट में आए हैं जो आपने दोबारा दिया, तो आपको ये कोई मायने नहीं रखता, जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वही आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा। क्लियर? जैसे आपके पास ये 10th लेवल का, जैसे कि एसएससी में 10th लेवल की कांस्टेबल वगैरह की भर्ती आती है, तो यहाँ पे आपके पास कांस्टेबल लेवल आप रिटर्न यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको फिर से आपने कोई भी मार्क्स में पे लेके चलते हैं, सपोज दैट आपने 10th लेवल का, आपने कांस्टेबल के एसएससी में कांस्टेबल की भर्ती आई, आपने वहाँ पे 120 मार्क्स आपकी रिटर्न में आ गए, लेकिन कारणवश आपका यहाँ पर कट ऑफ में नाम नहीं आया। अगली बार जब भी पेपर होता है तो आपका अगर 120 मार्क्स आपने लिए हुए हैं और कट ऑफ 120 ही आ रहा है, तो आपको फिर तब सीधे ये एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, रिटर्न नहीं, बल्कि सीधा आपको फिटनेस ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मतलब आपको दोबारा वही टेस्ट नहीं देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला देखते हैं कि अभी तक ये जो है ये सिर्फ अप्लाई हुआ है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रीलिम्स में ही अभी ये एग्ज़ाम हुआ है। बाकी जो मेंस जो होगा, जो एजेंसी हैं वही करवाएंगे, जैसे कि एसएससी का जो मेंस होगा, एसएससी का प्री क्वालिफाई है, ठीक है, सबके लिए एक जैसा हो जाएगा सीईटी, लेकिन उसके बाद मेंस जो होगा वो अभी फ़िलहाल एसएससी ही कराएगा, आईबीपीएस का आईबीपीएस करवाएगा, आरआरबी का आरआरबी ही करवाएगा। तो एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आईबीपीएस मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, और आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले तो इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। क्या होगा? ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होगा, 2 टाइम्स इन ईयर, 2 बार क्या हो जाएगा, ये साल में 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। टेस्ट जो होगा वो 3 लेवल पे कंडक्ट करवाया जाएगा, ग्रेजुएशन, 12th और 10th का, जैसे मैंने अभी आपको आगे समझा चुका हूँ। नो लिमिट्स फॉर अटैम्प्ट्स, तो अटैम्प्ट्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, बस एज आपकी जो है वो उस एज के एरिया में आपके पास रिक्रूटमेंट होना चाहिए। एज एलिजिबिलिटी आपके पास आपकी अगर है तो आप कितनी भी बार अटैम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी में होता है ना कि 6 बार ही हम अटैम्प्ट दे सकते हैं, तो अब यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। यूपीएससी के लाने की भी इस पर तर्ज हो रही है कि यूपीएससी के उसके अंडर लाया जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में सिर्फ एसएससी,
IBPS और RRB ही हैं। तो कोई लिमिट नहीं है इसके लिए अटैम्प्ट्स की, बशर्ते आपकी एज क्या होनी चाहिए, एलिजिबल आप एज होनी चाहिए, ठीक है। NRA जो है एक स्पेशल बॉडी की तरफ वर्क करेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम जो होंगे ये अभी 12 भाषाओं में स्टार्ट किए गए हैं, 12 लैंग्वेज में ये अभी तक हो चुके हैं। और कोशिश की जा रही है कि जो 8th शेड्यूल में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो अभी एक कोशिश है कि इन सभी के लिए भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, पूरे 12 नहीं बल्कि 22 भाषाओं में इनको कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। तो इसके प्रॉफिट्स क्या क्या होंगे, अब देखिए प्रॉफिट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो प्रॉफिट्स देखते हैं। सबसे पहले जो होगा, जो स्टॉप द मल्टीपल एग्जाम प्रोसेस, जो तो मल्टीपल जो एग्जाम्स आप देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि RRB अगर आपका कोई फॉर्म निकालता है, ठीक है, SSC का कोई एग्ज़ाम हो रहा है या IBPS का कोई एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर इसका प्री दिया, इसका भी आपने दिया, इसका भी दिया, तीनों का आपको प्री देने पड़ेंगे, है ना, इसका भी देना पड़ेगा, इसका भी देना पड़ेगा, प्रेजेंट टाइम की जो बात कर रहा हूँ मैं भी। लेकिन अब इसके लिए क्या हो जाएगा, सबके लिए एक एग्ज़ाम होगा, सिंपल एक CET एग्ज़ाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये 3 साल के लिए आपका वैलिड होगा, बार बार भी आपको टेस्ट नहीं देना है अगर आपके बेस्ट स्कोर है, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम पे ही अगर मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, कट ऑफ में आ जाते हैं, तो और अच्छी बात है, ठीक है। सेविंग गवर्नमेंट रिसोर्सेज फंड, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात है कि देखो गवर्नमेंट को, देखो RRB अपना एग्ज़ाम अलग करवा रहा है, SSC अलग करवा रहा है, ठीक है, और IBPS अलग करवा रहा है, तो इतनी सारी व्यवस्थाएं, इसके लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती है, इसके लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती है, और इसके लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। हर बार इन एग्ज़ाम को अलग अलग व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो देखिए फंड तो सरकार का लगता ही है, तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज के यहाँ पे तो इन्वेस्ट जो होता है वो तो होते ही होते हैं। तो ये भी क्या होगा, इसमें इसकी भी बचत हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कि फाइनेंशियली रिलीफ फॉर द कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स को भी फाइनेंशियली रिलीफ हो जाएगी, क्योंकि आपको जैसे आप IBPS के लिए आपने एग्ज़ाम देना है, आप इसका फॉर्म भरा, SSC का फॉर्म भरा, ठीक है, RRB का फॉर्म भरा, सबके लिए आपको फॉर्म अलग अलग भरना है, फॉर्म भी अलग अलग भरना पड़ेगा। फॉर्म अलग अलग भरने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहली चीज़ तो फॉर्म आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। दूसरा, आपको ये एग्जाम तीनों के अलग अलग एग्जाम देने पड़ेंगे, कभी इसका एग्जाम, कभी इसका एग्जाम, कभी इसका एग्जाम, प्री ही बस, ठीक है, प्री एग्जाम तीनों को अलग अलग आपको देने पड़ते हैं। और फिर यहाँ से हमें क्या करना पड़ता है कि दूसरी जगह जाना पड़ता है। कभी हमें बाहर हमें सेंटर मिल जाता है, घर से दूर सेंटर मिल जाता है, तो कभी SSC का मिले, कभी, तो इसके लिए क्या होता है कि हमारी फाइनेंशियली क्या हो जाती है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो उससे क्या हो गया है कि इसमें अब एक टेस्ट होगा, एक बार फॉर्म भरेंगे, एक टेस्ट होगा CET, वो तीनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। आपकी मार्क्स क्या है वो डिपेंड करती है आपकी तैयारी पे, ठीक है। तो अगर आपकी कट ऑफ में आ जाता है तो बढ़िया है, और अगर नहीं आता है तो जैसे कि सिंगल ऑनलाइन एग्जाम होगा ऑल एजेंसी सभी के लिए, और बेस्ट स्कोर जो होगा वो वैलिड होगा 3 साल के लिए। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे आपने SSC का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, दोबारा से आप इसको समझ लें कि इसका मतलब क्या है। SSC का आपके ने एग्ज़ाम दिया, आपने एग्ज़ाम देने के टाइम पे आपने प्रीलिम्स में आपके 110 मार्क्स आई है, ये 115 हम मार्क्स लेके चलते, 115 मार्क्स आपकी आई है, लेकिन कारणवश आप इस समय क्या हुआ कि आप कट ऑफ में नहीं आए। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम हो रहा है, अभी आपने 115 लेके आए हैं, तो आप दोबारा फिर से इसी साल दे सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि साल भर आपको वेट करना पड़ता है, साल भर बाद एग्ज़ाम होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि एक ही साल के अंदर 2 बार एग्ज़ाम होगा। अभी आपने 115 मार्क्स, आप अपनी तैयारी फिर से बढ़ाएं, आपने 120 मार्क्स लेके आए, अब इस टाइम पे आप कट ऑफ में आ गए, या कट ऑफ में अगर इस टाइम पे भी नहीं है, लेकिन ये है कि आपका बेस्ट स्कोर यहाँ पे माना जाएगा 3 साल के लिए। क्लियर। नियर बाय एग्जाम सेंटर, और आपके आसपास ही, घर के आसपास यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपको एक एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि अपने इवन स्टेट से भी दूसरे स्टेट में पहुंच जाते हैं पेपर देने के लिए। डिस्ट्रिक्ट तो दूर की बात रही, स्टेट से भी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। स्टेट यूपी का उत्तराखंड में, उत्तराखंड का यूपी में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास एग्ज़ाम सेंटर भी आपके आसपास दिए जाएंगे। अब सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की यहाँ पे बात हो रही है, तो क्या यहाँ पे UKSSC या UKSSC भी यहाँ पे आ रहा है? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसके लिए सिर्फ अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी है वो सिर्फ RRB, SSC और IBPS 3 एजेंसियों पर अभी ये लागू हुआ है, और अभी तक जो है UKSSC से बाहर है, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि बाद में इस चीज़ के लिए भी यहाँ पे करवाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि फ़ायदे की मैंने आपको पहले बात की, एग्ज़ाम सेंटर आपको पास नज़दीक मिलेगा, आपको एक बार ही एग्ज़ाम देना है, और एक बार एक ही एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो बार बार इसके लिए फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। इसी बीच में आप देना चाहें तो आप ज़्यादा भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, बार बार एग्ज़ाम दे सकते हैं कि अपना स्कोर बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली आपको रिलीफ मिलेगा कि आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, और बार बार हर एग्ज़ाम के लिए, हर चीज़ के लिए, यानी कि हर एजेंसी के लिए जैसे कि आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे।
प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास जो एजेंसियां हैं वो रिक्रूटमेंट एजेंसी 20 भारत में जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो 20 जो हैं वो भारत में काम कर रही है, जो कि 50 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्या होती है कंडक्ट करवाती हैं। तो इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ अब दो ये जो एजेंसी होगी वो सिर्फ जो एग्ज़ाम है वो सीईटी जो है वो सिर्फ एक ही पेपर करवाएगा। और अभी देखो ध्यान दीजिए आप, ये सिर्फ अभी प्रीलिम्स के लिए हुआ है, मेंस के लिए अभी इसका कोई भी चांस नहीं है। आगे हो सकता है लेकिन अभी फ़िलहाल बात उस पर हो रही है, लेकिन अभी सिर्फ प्री के लिए है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपके पास एनआरए और सीईटी से रिलेटेड टॉपिक्स। कुछ बच्चों ने मेरे पास कमेंट्स किए थे कि इसके बारे में बताना है, तो मैं इसके लिए इस वीडियो को लेके आया हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।